हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRJ फार्मास्यूटिक्स एंड मेडिसिन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। पिछले लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग सेंट्रल डॉगमा का जो 3 प्रोसेसेस होते हैं उनमें से सेकेंड प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, जो कि हमने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन और इसके बाद आएगा ट्रांसलेशन। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से mRNA का फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। Transcription is a process in which ribonucleic acid, that is RNA, is synthesized from DNA. अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है? जो हमारा DNA का सीक्वेंस होता है। अगर हम किसी DNA को ले लें और उस DNA में बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, कुछ कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। तो DNA का ऐसा सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक जीन। द वर्ड जीन रिफर्स टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। ओके, DNA का वो फंक्शनल यूनिट जिसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप उसे प्रोटीन बना सकते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है दूसरा वाला, उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू ही हम लोग न्यू RNA का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड तो टेम्पलेट को कहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो जो होगा, और जो हमारा न्यू RNA फॉर्म हो रहा है वो उसका दोनों का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होगा ऑलमोस्ट। इस वजह से जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसी को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड नहीं कह रहे हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे वो होंगे हमारे न्यू RNA में, और साथ ही साथ जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसमें भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही प्रेजेंट होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ओके, RNA strand is produced on the template strand. The other strand which does not participate in transcription is refers to as coding strand or antisense strand. Next है हमारा transcription is selective. The entire molecule of DNA is not expressed in transcription. RNA are synthesized only for some selected regions of DNA. For certain other regions of DNA, there may not be any transcription at all. So DNA जो है उसके पूरे रीजन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, उसमें एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये सेलेक्ट कर रहा है कि हम मुझे DNA का किस पार्ट को ट्रांसक्राइब करना है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन ट्रांसक्रिप्शन इज रिफर्ड टू एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। मोर ऑफन द प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट आर इनएक्टिव, और जो ये फॉर्म हो रहा है हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये हमारा इनएक्टिव होता है। इसमें फिर हम कुछ प्रोसेसेस होंगे, स्प्लाइसिंग, कटिंग, एडिंग, तो जिसकी वजह से वो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अंडरगोस सर्टेन अल्टरेशंस, दैट इज स्प्लाइसिंग, terminal additions, base modification, etc., commonly known as post-transcriptional modification, to produce functionally active RNA molecules. Okay? So let's talk about transcription in prokaryotes. अब हम लोग पहले प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, फिर नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स की बात करें, अ सिंगल एंजाइम दैट इज DNA dependent RNA polymerase or simply RNA polymerase synthesizes all the RNA in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में जितने भी टाइप्स के RNA होंगे उनके लिए एक सिंगल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज DNA dependent RNA polymerase. The RNA polymerase of E. coli is a complex holoenzyme with 5 polypeptide subunits, that is 2 alpha, 1 beta, 1 beta dash and 1 sigma factor. आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एक RNA पॉलीमरेज इंजाइम का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा हैं, एक बीटा है, एक बीटा प्राइम है, और 5वां क्या है हमारा सिग्मा फैक्टर। जो हमारा सिर्फ अगर 2 अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो इसको कहेंगे कोर एंजाइम। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बनेगा हमारा होलो एंजाइम। ये होलो एंजाइम पूरा जो है ये हमारा इनिशिएशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, इसके थ्रू ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। द एंजाइम विदाउट सिग्मा फैक्टर इज रिफर्स टू एज कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर के बिना जो एंजाइम कहलाएगा वो कहलाएगा कोर एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन की। द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम RNA पॉलीमरेज टू DNA इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन टू स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसका DNA से बाइंड होना काफ़ी ज़रूरी है।
द स्पेसिफिक रीजन ऑन द डीएनए वेयर द इंजाइम बाइंड्स इज नोन एज प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है डीएनए पर जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। देयर आर टू बेस सीक्वेंस ऑन द कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड विद द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के ऊपर दो सीक्वेंस होते हैं जिनको जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करके ये बताता है कि हाँ यहाँ से ही हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। वो दो जो सीक्वेंस है वो पहला है प्रिबनाउ बॉक्स और दूसरा है -35 सीक्वेंस। पहले हम लोग बात करते हैं प्रिबनाउ बॉक्स की, तो इसको हम लोग टाटा बॉक्स भी कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस TATAT। तो ये सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको, जो पहला सीक्वेंस है वो है प्रिबनाउ बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसका पोजीशन याद रखना है कि कहाँ होता कहाँ पे है। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड अबाउट 10 बेसिस अवे अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पहले वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा टाटा बॉक्स या फिर प्रिबनाउ बॉक्स। नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो है -35 सीक्वेंस। दिस इज द सेकेंड रिकॉग्निशन साइट इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस सीक्वेंस TTGACA which is located about 35 bases upstream, hence -35 on the left side from the site of transcription start। तो बस इतना याद रखना है आपको कि जो तुम्हारा दूसरा सीक्वेंस है वो कहलाता है -35 सीक्वेंस। जैसा कि इसका नाम समझ में आ रहा है -35, ये इसका पोजीशन भी वैसा ही है। जहाँ पर इनिशिएशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जहाँ से, उससे 35 न्यूक्लियोटाइड पहले 35 न्यूक्लियोटाइड पहले वहाँ पर हमारा सीक्वेंस होगा जहाँ पर इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है इलोंगेशन। हमने इनिशिएशन पढ़ लिया, उसके लिए दो सीक्वेंस हैं, प्रिबनाउ बॉक्स और हमारा टाटा बॉक्स। ये दोनों प्रिबनाउ बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स तो सेम है, और नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा है -35 सीक्वेंस। ये दोनों सीक्वेंस से हमारा रिकॉग्नाइज होता है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ से इनिशिएट करना है, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इलोंगेशन। एज द होलो एंजाइम RNA polymerase recognizes the promoter region, the sigma factor is released and transcription proceeds। जैसे ही जो हमारा RNA polymerase एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रोमोटर रीजन को, वैसे ही हमारा जो सिग्मा फैक्टर है वो उस एंजाइम से रिलीज हो जाएगा। द सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड एंड उसके बाद सिग्मा फैक्टर के रिलीज होने के बाद ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। RNA is synthesized from 5' end to 3' end, that is 5' direction to 3', anti-parallel to DNA template। जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है उसका सीक्वेंस होगा फ्रॉम 3' to 5'। इसी वजह से जो नया RNA बन रहा है उसका जो सीक्वेंस होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो 5' to 3' होता है। RNA पॉलीमरेज यूटिलाइजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब जो कि हमें RNA फॉर्म करना है, RNA बना है न्यूक्लियोटाइड से, राइबोन्यूक्लियोटाइड से, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से 2 फॉस्फेट निकाल के हम लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट बना देंगे, और वो 3 हो जाएंगे हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ATP, GTP, CTP एंड UTP। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA। अब जो कि हम RNA फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, इसी वजह से TTP की जगह यहाँ पर UTP लिखा हुआ है। फॉर द एडिशन ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग चेन अ पायरोफॉस्फेट मोइटी इज रिलीज्ड। The sequence of nucleotide base in the mRNA is complementary to the template DNA strand। ठीक है, अब जो हमारा न्यू mRNA प्रोड्यूस हो रहा है, the sequence of nucleotide base in the mRNA is complementary to the template strand। मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा DNA स्ट्रैंड गए हुए हैं, एक पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्ट्रैंड है, एक 5' to 3' और 3' to 5'। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए जो 3' to 5' जा रहा है, 3' to 5' वाला, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और टेम्पलेट स्टैंड हमेशा 3' to 5' जाता है। इसी वजह से जो नया RNA बनेगा वो 5' to 3' होगा। अब जो नया RNA बन रहा है वो हमारा टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसी वजह से T की जगह A आ जाएगा, A की जगह U आ जाएगा, C की जगह G आ जाएगा, इसी तरह ये पूरा न्यू RNA फॉर्म हो जाएगा। अब आप ये ध्यान देंगे, जो न्यू RNA फॉर्म हो रहा है और जो हमारा एंटीसेंस स्टैंड है, दोनों का सीक्वेंस लगभग सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ पर है, U की जगह T प्रेजेंट है हमारा DNA में। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा एंटी सेंस स्टैंड है इसी को कोडिंग स्टैंड कहते हैं, और टेम्पलेट स्टैंड को नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं, क्योंकि जो RNA और एंटी सेंस स्टैंड का कोड मैच कर रहा है, इसी वजह से हमारा एंटी सेंस स्टैंड जो है वो हमारा कोडिंग स्टैंड कहलाता है। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस इन द mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। इट इज हाउएवर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एक्सेप्ट दैट RNA कंटेन्स U in place of T in DNA। ओके,
अब नेक्स्ट हमें ये समझना है कि जो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था, को क्या पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग एंजाइम देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो डिफरेंस क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दो डिफरेंस है मेन। पहला डिफरेंस क्या है कि जो नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को न्यू डीएनए फॉर्म करने के लिए एक प्राइमर की, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज को किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज था उसके पास प्रूफ रीडिंग फंक्शन भी था, लेकिन आरएनए प्राइमेज के पास और आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग फंक्शन नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर गलती हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज वो सही नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट पोजेस इंडो और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इंडो न्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस को कट करने की एक्टिविटी उसके पास है ही नहीं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है नहीं। मेनली ये कहना चाह रहा है। Due to lack of second function, due to lack of proofreading function, RNA polymerase has no ability to repair the mistakes in the RNA synthesized. ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरएनए में गलती हो जाए चलेगा, लेकिन डीएनए में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीएनए ही हमारा अल्टीमेटली वो मटेरियल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होगा, आरएनए पास डाउन नहीं होता है। It is however fortunate that mistakes in RNA synthesis are less dangerous since they are not transmitted to the daughter cells. The double helical structure of DNA unwinds as the transcription goes on, resulting in supercoils. The problem of supercoils is overcome by topoisomerase. जैसे कि हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमारा सुपरकॉइल फॉर्म हो रहा था, तो वहाँ पर भी टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो सुपरकॉइल्स को हटा रहा था। तो यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में भी टोपोआइसोमरेज सुपरकॉइल्स को हटा रहा है। अब हमने पहला और दूसरा प्रोसेस तो पढ़ लिया, इनिशिएशन पढ़ लिया और हमारा इलोंगेशन भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है टर्मिनेशन, यानी कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको टर्मिनेट कैसे किया जाए। जब न्यू एमआरएनए फॉर्म हो गया है तो इस प्रोसेस को बंद करिए, और इसी बंद करने के प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स बाय टर्मिनेशन सिग्नल्स। ठीक है, अब टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट में क्या होगा कि रो एक एंजाइम है या एक प्रोटीन होता है। रो एक प्रोटीन है जो कि हमारा न्यू सिंथेसाइज्ड आरएनए पर जाकर बाइंड करता है, और उसके बाद ये जो एमआरएनए है ये अलग हो जाता है डीएनए से। ठीक है, अ स्पेसिफिक प्रोटीन नेम्ड रो फैक्टर बाइंड्स टू द ग्रोइंग आरएनए एंड टर्मिनेट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीजेस आरएनए। ठीक, जैसे ही ये बाइंड होगा रो फैक्टर आरएनए पे, वैसे ही हमारा आरएनए जो है वो डीएनए से अलग हो जाएगा। The Rho factor is also responsible for the dissociation of RNA polymerase from DNA. अब करता मेनली काम कैसे कर रहा है ये, जो रो फैक्टर जैसे ही जाके अटैच करेगा आरएनए पर, वैसे ही हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अलग हो जाएगा डीएनए से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा तो पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं न्यू आरएनए का, इस वजह से न्यू आरएनए जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, वो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी कि रो फैक्टर की यहाँ जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा, इसमें होता क्या है, सपोज करिए एक न्यू एमआरएनए फॉर्म हुआ है, अब इसमें पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, ढेर बने हुए हैं, इसमें मैं स्पेसिफिक दो जगह दिखाया हूँ। होता क्या है कि एक ये जो हमारा एमआरएनए है ना, ये एक स्पेसिफिक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। हेयर पिन लाइक दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो इसमें ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप किसी भी तरफ से पढ़िए वो सेम होंगे। जैसे कि इसमें क्या है, AGCU। ठीक, ये हमारा अगर एक सीक्वेंस है तो उसके बगल में भी AGCU यहाँ पर सीक्वेंस है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये इस तरीके से फोल्ड होते हैं कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फॉर्म कर लेते हैं और ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। द न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA folds to form hairpin like structure due to complementary base pairing called palindrome sequence. जिस सीक्वेंस की वजह से ये हो रहा है हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस दैट कॉजेज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ अल्टीमेटली हो क्या रहा है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन में। सपोज करिए ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, इसमें जो पहला लाइन है ऊपर वाला ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। यहाँ पर जो रीजन है ये प्रोमोटर साइट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये टर्मिनेशन साइट है। ठीक, तो इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो ये आपको दिख रहा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आके अटैच करेगा प्रोमोटर रीजन पे। अब जैसे ये अटैच होगा वैसे ही इलोंगेशन का साइट, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक,
अब ये हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारा न्यू mRNA फॉर्म होता जाएगा। और यहाँ पर एक देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है, फिर इसमें न्यू mRNA फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन बबल आगे बढ़ेगा, हेलिकेज एंजाइम इसको तोड़ते जाएगा डीएनए को और न्यू mRNA फॉर्म करता जाएगा, ठीक। टर्मिनेशन में क्या होगा कि रो फैक्टर आके हमारा टर्मिनेशन साइट पर अटैच होगा, उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं mRNA है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा इलॉन्गेशन स्टार्ट हो रहा है वैसे ही हमारा सिग्मा फैक्टर निकल जा रहा है। मतलब कि जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है इससे होलो एंजाइम से, तब जाकर हमारा इलॉन्गेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब जैसा कि हम जानते हैं हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ लिया, अब यूकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में काफ़ी सिंपल था कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स समझ सकते हैं। Transcription in eukaryotes, RNA synthesis in eukaryotes is a much more complex process than in prokaryotes. अब प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज था वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज था, लेकिन हमारा यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होंगे। सो द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल possesses 3 distinct RNA polymerases, that is RNA polymerase 1, 2 and 3. जो RNA polymerase 1 है, it is responsible for the synthesis of rRNA. फर्स्ट जो है rRNA को फॉर्म करेगा, सेकेंड जो है mRNA को फॉर्म करेगा और थर्ड जो है ये tRNA। याद रखिएगा, फर्स्ट rRNA, सेकेंड mRNA और थर्ड tRNA, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोमोटर साइट की। प्रोकैरियोट्स में जो हमारा प्रोमोटर साइट था वो डिफरेंट था और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। जो हमारा यूकैरियोट्स का प्रोमोटर साइट है, यहाँ पर भी 2 सीक्वेंस हैं जो कि हमारा प्रोमोटर साइट का रिकॉग्निशन कराते हैं। वो है पहला हॉगनेस बॉक्स और दूसरा है कैट बॉक्स। तो हॉगनेस बॉक्स को हम लोग टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है ये 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रेजेंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है उससे 25 न्यूक्लियोटाइड पहले हमारा हॉगनेस बॉक्स प्रेजेंट है। वही कैट बॉक्स की बात करें तो हमारा ये 70 न्यूक्लियोटाइड ऊपर यानी अपस्ट्रीम प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन के साइड से, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स में जो प्रोमोटर साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। -35 सीक्वेंस कहाँ पे है, हॉगनेस बॉक्स कहाँ पे है, कैट बॉक्स कहाँ पे है, ठीक है, याद रखना है। वन ऑफ दीज 2 साइट्स हेल्प RNA polymerase 2 टू रिकॉग्नाइज द रिक्वेसाइट सीक्वेंस ऑन DNA फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा RNA फॉर्म हो रहा है, उस हिसाब से हमारा RNA पॉलीमरेज का टाइप जो एंजाइम है वो जाके अटैच होगा उस प्रोमोटर रीजन पे और हमारा इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। द मॉलिक्यूलर इवेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आर। अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा DNA है उसका जो प्रोमोटर रीजन है उसको पहले एक्सपोज करना होगा। मतलब क्या कि जो DNA है वो काफ़ी बाइंड अप होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो उसको पहले डीकंडेंस करना पड़ेगा और उसका जो प्रोमोटर रीजन है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से के पास लाना होगा। उसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं यानी जो प्रोटीन से ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए वो आके अटैच करेंगे प्रोमोटर रीजन पे। और फिर उसके बाद होता है इनहेंसर्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, उनका एडिशन होगा। देखते हैं पहला क्या होगा, क्रोमैटिन कंटेनिंग द प्रोमोटर सीक्वेंस मेड एक्सेसिबल टू द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। दूसरा क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यानी कि TFS टू DNA सीक्वेंस इन द प्रोमोटर रीजन। अब प्रोमोटर रीजन में जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो आके बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इनहेंसर्स। अब इनहेंसर जो है आके अटैच होंगे और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंटरैक्ट विद यूकैरियोटिक प्रोमोटर रीजन्स। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो जाके अटैच करेंगे यूकैरियोटिक के प्रोमोटर रीजन पर। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ना वो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। इन ह्यूमंस अबाउट 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो उसमें से ABDEFH, ठीक है, ABDEFH, ये जो 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये सबसे पहले आपस में कंबाइन होंगे। आपस में ये 6 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, उसके बाद जाकर ये RNA पॉलीमरेज से कंबाइन होंगे। देखिए द TFS बाइंड टू ईच अदर एंड इन टर्न टू द एंजाइम RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब RNA पॉलीमरेज से जाके ये कंबाइन करेंगे और उसके बाद आती है इनहेंसर्स की बात।
Enhancers can increase gene expression by about 100-fold. This is made possible by binding of enhancers to ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. अब इन्हेंसर्स जो हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं और ये जाकर हमारा ये जीन के एक्सप्रेशन को 100 गुना बढ़ा देते हैं. वैसे इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा. ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा. फिर उसके बाद इलॉन्गेशन होगा, न्यू mRNA फॉर्म होगा, फिर हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे. अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की. अब देखिए, अब यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है कि जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है तो जो हमारा न्यू आरएनए फॉर्म हो रहा है उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. ठीक, द प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट produced by RNA polymerase II in eukaryotes is often referred to as heterogeneous nuclear RNA. This is then processed to produce mRNA needed for protein synthesis. ऐसा आप कह सकते हैं कि जो hnRNA है it is a precursor for mRNA. The primary mRNA transcript produced by RNA polymerase II in eukaryotes is often referred to as heterogeneous nuclear RNA. ठीक है, अब इस hnRNA का प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद वो mRNA फॉर्म कर देगा. अब इन प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. द RNA प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. वही जो hnRNA को बोल रहे हैं. दे अंडरगो मैनी एल्टरेशंस लाइक टर्मिनल बेस एडिशन. टर्मिनल यानी कोने पर लास्ट में बेस का एडिशन करना, बेस मॉडिफिकेशन, किसी बेस को चेंज करना, स्प्लाइसिंग यानी कि कटिंग करना. These are collectively referred to as post-transcriptional modification. A group of enzymes, namely ribonucleases, are responsible for the processing of tRNA and rRNA of both prokaryotes and eukaryotes. So prokaryotes और eukaryotes के जो tRNA और rRNA उनका जो प्रोसेसिंग होता है वो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम करता है. The prokaryotic mRNA synthesized in transcription is almost similar to the functional mRNA. In contrast, eukaryotic mRNA, that is hnRNA, undergoes excessive post-transcriptional changes. आपको याद क्या रखना है कि जो अगर mRNA की बात करें तो जो हमारा mRNA प्रोकैरियोट्स में फॉर्म हो रहा है उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होता. ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में mRNA डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता, उसके पहले एक प्रीकर्सर यानी कि hnRNA फॉर्म होता है. उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं तब जाकर वो mRNA फॉर्म होता है. वही अगर हम tRNA या फिर rRNA की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में सेम होता है. वहाँ पर एक एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियस जो कि हमारा प्रोसेसिंग ऑफ tRNA और rRNA इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब हमें ये देखना है कि mRNA में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, द hnRNA इन यूकैरियोट्स इज सब्जेक्टेड टू मैनी चेंजेस बिफोर फंक्शनल mRNA इज प्रोड्यूस्ड. इनमें मेनली 3 चेंजेस होते हैं. 5 प्राइम पे कैपिंग होता है और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल ऐड किया जाता है और इंट्रॉन्स और उनको रिमूव किया जाता है. ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग जो होता है तो 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA इज कैप्ड विथ 7 मिथाइल गुआनोसिन. द कैप इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो स्टेबलाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. सो जो कैपिंग हो रहा है 5 प्राइम पर 7 मिथाइल गुआनोसिन से, उसके 2 फंक्शन है. एक तो वो स्टेबलाइज कर रहा है RNA को. ठीक है, RNA को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, साथ ही साथ वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट बात करते हैं पॉली ए टेल की. द mRNA पोसेसेस एन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड चेन एट 3 प्राइम एंड. इट इज़ एडेड टू स्टेबलाइज mRNA. अब mRNA को स्टेबलाइज करने के लिए 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल को ऐड किया जाता है. इंट्रॉन्स एंड देयर रिमूवल की बात करते हैं. इंट्रॉन्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स. अब हमारा mRNA में 2 सीक्वेंस है, इंट्रॉन और एक्सॉन. इंट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोई कोडिंग नहीं करता, या मतलब कि ये फालतू सीक्वेंस है. ठीक है, और एक्सॉन जो है वही मेनली हमारा कंपोज होता है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है. एक्सॉन्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स. द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज प्रमोटेड बाई स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, दैट इज SNRNPs, pronounced as SNRPs. These are formed by association of snRNA with protein. जो हमारा स्मॉल न्यूक्लियर RNA है वो कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, तब वो फॉर्म करता है SNRPs यानी कि SNRNPs. ये जो SNRNPs या फिर SNRPs हैं यही हमारा इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं.
The term spliceosome is used to represent the snRNP's association with hnRNA at the exon-intron junction. अब जैसे ही हमारा snRNA यानी कि SNRPs वो जाकर बाइंड करेगा इंट्रॉन रीजन पर, उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिखाया गया है कैसे हो रहा है ये काम। ये एक्सॉन पार्ट है रेड कलर का, ठीक है, ये दोनों एक्सॉन 1 एक्सॉन 2, बीच में हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट इज इंट्रॉन, इसको हमें रिमूव करना है। तो SNRNP यानी कि स्नर्प्स कुछ इस तरह दिखते हैं मॉलिक्यूल्स, ये जाकर इंट्रॉन पे बाइंड करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा स्नर्प्स हैं ये इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक, और स्नर्प्स भी बाहर निकल जाएंगे और एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा mRNA फॉर्म हो जाएगा। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऑफ mRNA ऑकर इन द न्यूक्लियस, the mature RNA then enters the cytosol to perform its function that is translation। अब जैसे ही हमारा न्यू mRNA फॉर्म हो गया, ठीक है, फ्रॉम hnRNA, तो जो mRNA है वो फिर उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वहाँ पर फिर उस mRNA का ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और वहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ट्रांसलेशन के साथ।